वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इन जो बजट का इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो इसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड अ लाइक, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू विल एंजॉय आवर क्लास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में आया भी है। बोला है कि जाकर इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। देखो ये एक बात और याद रखना, ये एसएससी बैंक कोई भी हो उनके लिए सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। बस यूपीएससी नहीं होगा, बाकी कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। बात पल्ले पड़ी। तो आपसे मैं पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। और दूसरी चीज़, इंग्लिश को देखकर ये मत सोचना कि हिंदी नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा कथन जो है जो कि सही नहीं है आपको बताना है। तो आपको पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन दैट मीन्स जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस एंड परचेसिंग पावर और मनी वैल्यू डिक्रीजेस। तो मतलब आपसे पूछा है कि भाई साहब कौन सा कथन सही नहीं है। अगर पॉजिटिव इन्फ्लेशन होती है, क्या होती है पॉजिटिव इन्फ्लेशन, जिसका मतलब ये होता है, यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन माने होता है महंगाई। तो महंगाई जो है थोड़ी है लेकिन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जनरल प्राइस जो उसका एक नॉर्मल प्राइस होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, परचेसिंग पावर और मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, जाकर डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा और परचेसिंग पावर वैल्यू जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल ये यानी कि इन्फ्लेशन जो बताता है ये बात करता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये तो भाई मेरे सही है। ठीक है, आपको वो ऑप्शन बताना जो कि सही नहीं है। फिर अगला बोला है कि नेगेटिव डिफ्लेशन का मतलब होता है, नेगेटिव डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जनरल प्राइस लेवल, डिफ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे, जाकर कम हो जाएंगे, जनरल प्राइस लेवल से कम हो जाएगा और परचेसिंग पावर जो होगी मनी वैल्यू की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो आपकी खरीदने की शक्ति जो होगी, जाकर आप खरीद जा पाएंगे ज़्यादा। समझ रहे हो कि नहीं, उसे बोलते हैं हम डिफ्लेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, यानी कि दूसरा भी विकल्प हमारा सही है। तीसरा क्या है, पॉजिटिव डिसइन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन का जो जस्ट अपोजिट होता है डिसइन्फ्लेशन। इसका मतलब ये होता है कि महंगाई की जो दर होती है वो भाई मेरे कम होती है। समझ रहे हो, पॉजिटिव डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि भाई मेरे इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि महंगाई होगी थोड़ी कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन महंगाई होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टू कर्ब नेगेटिव डिफ्लेशन इफेक्ट। तो रिफ्लेक्शन का जो मतलब होता है भाई मेरे, किसका मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब कर्ब जो होगा थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन इफेक्ट दिखाई देगा आपको, ये मतलब कि रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है। तो डिफ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन का अपोजिट जस्ट होता है रिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिसइन्फ्लेशन। आपको वो बताना ऑप्शन जो इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर चारों ही विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन ई है इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कर्व डिफ्लेशन इफेक्ट इंक्रीज, यानी कि आपको वो ऑप्शन बताना है जो सही नहीं है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कर्व डिफ्लेक्शन इफेक्ट जो होगा, कर्व रिफ्लेक्शन डिफेक्ट जो होगा, कर्व डिफ्लेक्शन इफेक्ट जो होगा वो भाई मेरे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हो कि नहीं, जो कर्व डिफ्लेशन इफेक्ट होता है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा।
बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भाई मेरे ये बात सही है। श्रिंक इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। श्रिंक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब भाई मेरे, जब मान लो जैसे कि मैंने कहा, मान लो जैसे कि मैं बताऊं, एग्जांपल लेता हूं श्रिंक इन्फ्लेशन का, कि मैंने एक बिस्कुट लिया, ठीक है, बिस्कुट का पैकेट, और उसमें पहले जो निकलते थे, मानकर चलो कितने निकलते थे, 1 2 3 4 5, पहले 5 बिस्कुट निकलते थे, तब भाई मेरे उसकी कीमत कितनी थी, 2 रुपया। आप कितनी कहेंगे, 2 रुपया। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया कि बिस्कुट पहले इसमें 5 आते थे, अभी कितने कर दिए, 2 और 3, अभी 3 बिस्कुट आते हैं और रुपया लेकिन अभी भी कितने का बिस्कुट आ रहा है, 2। तो मतलब यहाँ पर देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, क्वांटिटी। तो श्रिंक इन्फ्लेशन वो होती है जिसका मतलब होता है जो नो चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी जो होगी वो बदल जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, फिर अगला बोला है कि नेगेटिव डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। नेगेटिव डिफ्लेशन का मतलब भाई मेरे ये होता है, आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। मैंने कहा मान लो जैसे कि ये एक नॉर्मल हमारी स्टेज है, क्या है, नॉर्मल स्टेज है, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो एक्चुअल में इस पॉइंट पर सही से एक नॉर्मल क्या होने चाहिए, प्राइस इस पर रखते हैं। मैं कहता हूँ नॉर्मल प्राइस इतना होना चाहिए किसी भी चीज़ का, लेकिन होता क्या है कि भाई मेरे ऐसे ऐसे इसकी यानी कि नॉर्मल प्राइस से थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा बढ़ने का मतलब होता है भाई मेरे ये क्या बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है। भाई नॉर्मल चीज़ों के जो प्राइस होते हैं उनसे थोड़ी सी बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। और इन्फ्लेशन का मतलब, अब ये इन्फ्लेशन समझ में आ गया, बात पल्ले पड़ गई। अब थोड़ी सी अगर महंगाई नीचे आने लगे, यानी कि नीचे आने लगे, बात पल्ले पड़ रही है, नीचे का मतलब कम होने लगे, तो उसको बोलेंगे हम डिस इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। मतलब डिस इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, महंगाई तो है लेकिन थोड़ी सी कम है, बात पल्ले पड़ी। और अगर यही कर्व नीचे आ जाए, नॉर्मल प्राइस से बिल्कुल नीचे आ जाए, ठीक है ना, नॉर्मल प्राइस से नीचे आ जाए, जैसा कि मैंने बोला है ये वाला, जैसा मैंने कहा ये भाई मेरे क्या है, ये नॉर्मल प्राइस से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्राइस से नीचे आने का मतलब है ये भाई मेरे हर देश के लिए खतरनाक होती है, जिसको बोलते हैं हम डिफ्लेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। भाई मेरे क्या, नॉर्मल प्राइस से नीचे आ गई वैल्यू, तो जाहिर सी बात है अगर नॉर्मल प्राइस से नीचे आ जाएगी तो देश में हाहाकार मच जाएगी और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर अगला क्या है, अगला डिस इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। जब डिस इन्फ्लेशन जो होता है कम होने लगता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन। ये डिस इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा डिस इन्फ्लेशन होता है। महंगाई बढ़ रही थी, यहाँ महंगाई कम हो रही है, ठीक है। यहाँ डिफ्लेशन का मतलब ये भाई मेरे नेगेटिव होता है, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और रिफ्लेशन भी नेगेटिव होगा लेकिन रेदर देन डिफ्लेशन से अगर कंपेयर करें तो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, बात पल्ले पड़ी। तो ये होता है, ठीक है। और मैंने आपको स्ट्रिंग इन्फ्लेशन बताया था, तो डिफ्लेशन नेगेटिव होता है, ये मैंने बताया कि डिफ्लेशन नेगेटिव होता है, जिसका मतलब होता है कि जनरल प्राइस जो होते हैं, यानी कि नॉर्मल प्राइस, जनरल प्राइस लेवल जो डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जो नॉर्मल प्राइस होंगे उनसे कम होंगे, तो इंक्रीज होगी परचेसिंग पावर, यानी कि जो आप पैसे, मतलब किसी चीज़ को खरीदने में आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब ये है परचेसिंग पावर और मनी वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्या है, पॉजिटिव इन्फ्लेशन। पॉजिटिव इन्फ्लेशन दैट मीन्स जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस, जैसे कि इन्फ्लेशन दिया हुआ है तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस बट परचेसिंग पावर और मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, जाकर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। एक इसमें मुझे लग रहा है कुछ रिफ्लेक्शन और दैट मीन्स कर्व डिफ्लेशन इफेक्ट इंक्रीजेस। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टू कर्व द डिफ्लेक्शन इफेक्ट, डिफ्लेक्शन इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन का मतलब समझ में आता है कि प्राइस चेंज नहीं होंगे लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, दूसरा भी सही है। नेगेटिव डिफ्लेक्शन, डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जनरल प्राइस लेवल जो होते हैं जाकर, यानी कि जनरल प्राइस से लेवल से नीचे आ जाएगा, राइट।
तो जो क्या बोलते हैं जाकर जनरल प्राइस लेवल से कम हो जाएंगी, तो परचेसिंग पावर जो या मनी वैल्यू होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज की बात की गई है। यहाँ पर भी यार आप एक काम करना, ऑप्शन ई लगा लेना। आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ एक्चुअल में होना चाहिए था, ई और ऑप्शन, तो यहाँ पर एन ओ टी लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो मैं अभी ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी कि चैप्टर वाइज। ठीक है, और चैप्टर वाइज के बाद मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। पहले चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, चैप्टर वाइज से आपकी थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी, जो इकोनॉमी जो हो जाएगी, इकोनॉमिक की स्टडी, इकोनॉमिक क्लासेस जो होंगी, थोड़ी आपका नॉलेज जो हो जाए इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मुझे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, और चैप्टर वाइज कोई नहीं कराता है, लोग आकर मिक्स क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर डाल देते हैं। समझ में आता है कि नहीं? आपसे पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? तो देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अच्छा आपसे महंगाई जो होगी जो बोली जाती है जाकर, जैसे कि ये यानी जितनी भी दी हुई है स्टेज दी हुई है इन्फ्लेशन की, ये क्या है, स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की जो है ये स्टेज दी हुई है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जस्ट जैसे सांप रेंगता हुआ चलता है उसको बोलते हैं, यानी कि महंगाई तो है, रेंगती हुई महंगाई जो होती है, कैसी चल रही है, रेंगती हुई महंगाई चल रही है। ठीक है, कैसी महंगाई चल रही है, रेंगती हुई महंगाई चल रही है। समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ में आई? और वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉर्मल में इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि महंगाई तो है, बस मतलब जस्ट समझो कि किसी को ना महंगाई से फ़र्क पड़ रहा है और ना ही महंगाई से, मतलब किसी को महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी महंगाई बोली जाती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि एक नॉर्मल स्टेज पर है। और क्रीपिंग उससे थोड़ी सी कम है, सॉरी स्लो है, मतलब महंगाई तो है लेकिन उससे थोड़ी महंगाई उससे भी कम है, नॉर्मल से भी। ठीक है, गैलोपिंग का मतलब होता है, गैलोपिंग का मतलब होता है घोड़े की चाल से, मतलब बहुत तेज़ी से चल रही है महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी महंगाई के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगली क्या है, रनिंग इन्फ्लेशन। भाई मेरे ये तो होगी, स्लो तो होगी लेकिन स्लो से थोड़ी सी कम, बात ये याद रखेंगे। और जो बेस्ट होती है महंगाई वो होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, बात याद रखेंगे। तो इनमें से वैसे तो बात करें अगर, जैसे कि वॉकिंग में बोला है, देखो वॉकिंग में नॉर्मल होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्रीपिंग में स्लो इन्फ्लेशन रेट होती है, ये भी बात सही है। रनिंग में जो होता है हाइयर और फास्ट होगी, रनिंग में कैसी होगी, हाई होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है स्लोअर, जो कि भाई मेरे गलत दी हुई है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट नहीं है। बाकी गैलोपिंग में भागती हुई होती है, बहुत ही हाई होगी, यानी कि वेरी हाई जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, भाई मेरे फास्ट इन्फ्लेशन रेट होती है, बिल्कुल नहीं, पहला ही ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि क्रीपिंग तो होती है जाकर एक स्लो इन्फ्लेशन होती है, कैसी होती है, स्लो या लो इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम जाकर क्रीपिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन, बात पल्ले पड़ी। रनिंग हाई होती है, गैलोपिंग वेरी हाई होगी। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन भाई मेरे अनकंट्रोल्ड होती है। ठीक है, मतलब अनकंट्रोल, इतनी महंगाई हो कि भाई मेरे आप 2 लाख का नोट लेकर जाओ और 100 ग्राम चावल लेकर आओ, इतनी महंगाई, समझ रहे हो कि 2 लाख का नोट लेकर जाओ, समझ रहे हो कि 2 लाख का नोट लेकर जाओ और 100 ग्राम उसमें चावल मिले, तो महंगाई बात ज़्यादा हुई ना, तो उसको बोलेंगे हम हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या है, जो कौन सी इन्फ्लेशन जो कि है सही या जो नहीं है इसमें से सही, वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो स्लो इन्फ्लेशन होती है, तो यहाँ पर लिखा फास्ट इन्फ्लेशन, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, बढ़ती हुई महंगाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो जो बढ़ती हुई महंगाई होती है ना भाई मेरे, क्या होती है, बढ़ती हुई महंगाई जो होती है, अगर महंगाई बढ़ती हो, तो अगर मान लो, मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, तो आपको बताना है कि महंगाई बढ़ रही हो तो कंज्यूमर के लिए बैड होगा, प्रोड्यूसर के लिए अच्छा होगा, गुड फॉर डेटर के लिए, गुड फॉर शेयर होल्डर के लिए, तो इनमें से किसके लिए अच्छा होगा? तो जब कभी महंगाई बढ़ती है भाई मेरे, तो इस बात को याद रखना, कंज्यूमर के लिए जो होता है
वो बैड होगा, बिल्कुल बात सही है। और इसमें से वो ऑप्शन बताना जो कि सही नहीं है। प्रोड्यूसर के लिए अच्छा होता है, भाई मेरे प्रोड्यूसर के लिए अच्छा होगा, सी ठीक है ना। मतलब प्रोड्यूसर का मतलब वो होता है उधार लेने वाला, और कंज्यूमर का मतलब होता है उधार देने वाला। बात याद रखेंगे। तो कंज्यूमर के लिए तो बैड होगा, यानी कि उपभोक्ता के लिए तो बुरा होगा। बढ़ती हुई महंगाई उपभोक्ता के लिए बुरी होती है, और जबकि उत्पादन के लिए अच्छी होती है, यानी प्रोड्यूसर जो उधार लेने वाला होता है। डेटर कौन सा होता है? डेटर भाई मेरे देनदार, जो व्यक्ति उधार लेता है, यानी क्या इसका मतलब डेटर मतलब होता है देनदार, जो उधार लेता है। जो उधार लेगा तो आप खुद ही सोचो, उसके लिए तो अच्छी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात इसके लिए अच्छी है, ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर का मतलब होता है, देखो मैं बता दे रहा हूं, उधार लेने वाला। तो लेने वाला जो लेगा उसके लिए क्या होगी? अच्छी होगी। और ये होता है उधार देने वाला, ठीक है। और फिर डेटर क्या होता है? डेटर माने होता है, मतलब होता है देनदार। देनदार का मतलब उधार लेने वाला। क्या होता है? उधार लेने वाला, जो भी उधार लेगा उसके लिए अच्छी होगी। अगला क्या है? गुड फॉर शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर जो होता है, क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जो भाई मेरे शेयर होल्डर होता है, यानी कि शेयर धारक होता है, इसके लिए जो महंगाई होगी, ये भाई मेरे कैसी? अच्छी नहीं, भाई मेरे बैड होती है। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर होता है इसके लिए भाई मेरे कैसी होती है? बैड होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट नहीं है। बात पहले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विच इज़ करेक्ट रिलेशन एमंग रियल इंटरेस्ट एंड नॉर्मल इंटरेस्ट? यानी कि रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, मतलब कि आपको एक रिलेशन बताना है, किस में बताना है? कि रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तीन में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। यानी कि इनके इनके बीच में अभी बता रहा हूँ, इनके इनके बीच में एक तो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट, एक होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और एक होता है रियल इंटरेस्ट। तो जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेरे आपसे कभी भी अगर ये सवाल पूछा जाए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज़ द रिलेशन एमंग रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो रियल इंटरेस्ट जो जो होता है वो रियल इंटरेस्ट जो होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट जो होगा उसमें से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को घटा देंगे। यानी कि रियल इंटरेस्ट जो होगा उसमें से हम नॉमिनल इंटरेस्ट में से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को घटा देंगे, राइट। रियल हमारा ब्याज वही होगा, जो नॉमिनल ब्याज होता है उसमें से हम महंगाई को निकाल देंगे। अच्छा, अगर बात पूछे रियल इंटरेस्ट क्या होता है या फिर नॉमिनल रेट इंटरेस्ट क्या होता है, तो नॉमिनल रेट इंटरेस्ट भाई मेरे वो इंटरेस्ट होता है जो बैंक द्वारा जो मतलब कि दी गई ब्याज दर, बैंक द्वारा जिस दर पर ब्याज दिया गया हो वो होगी हमारी नॉमिनल। और जबकि बात करें अगर रियल की, तो मतलब कि जो महंगाई को निकालने के बाद जो हमें ब्याज दर मिलती है, महंगाई को निकालने के बाद जो ब्याज दर मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? रियल इंटरेस्ट। बात पल्ले पड़ी। तो रियल इंटरेस्ट का आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, तो उसमें से नॉमिनल इंटरेस्ट में से आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को घटा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ नॉट मेजरमेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन? महंगाई को इनमें से कौन सी महंगाई को महंगाई को मापन करने के लिए इसमें से कौन सी एक विधि नहीं है, आपको ये बताना है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आईआईपी की बात कर रहा है, ये महंगाई को मापती है, ठीक है। महंगाई का मतलब मुद्रास्फीति से होता है, ठीक है। तो ये महंगाई को मापती है, बिल्कुल आईआईपी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है, बिल्कुल है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बिल्कुल है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि कौन कौन सा महंगाई को मापता है? महंगाई को मापने के लिए कौन कौन है मैं बता देता हूँ आपको। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फिर होता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और फिर होता है यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स। बात पल्ले पड़ी। तो आईआईपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसमें से एक महंगाई को मापने की माप नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कौन सा कथन सही नहीं है रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आईआईपी से संबंधित कौन सा कथन यानी विकल्प जो है सही नहीं है। तो ये भाई मेरे क्या होता है कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इसको जो माप यानी कि कैलकुलेट करता है वो कौन करता है, एनएसओ करेगा। क्या एनएसओ इसको कैलकुलेट करता है आईआईपी को? तो आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है कि इसको आईआईपी को एनएसओ कंट्रोल करता है, यानी कि कैलकुलेट करता है, सॉरी। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, तो बिल्कुल बात सही है। जो आईआईपी होता है ये भाई मेरे मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 8 कोर इंडस्ट्री हैं, बिल्कुल 8 कोर इंडस्ट्री हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 8 कोर कौन सी इंडस्ट्री हैं। 8 मुख्य इंडस्ट्री आईआईपी में आती हैं। इट्स बेस ईयर 2011 से 12 है, बिल्कुल इसका जो बेस ईयर है 2011 से 12 है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। जो इसमें सही पूछा जो कि नहीं है, तो सही इसमें तो सारे हैं, तो मुझे ऑप्शन तो ये लगाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विच इज पूछना चाहिए था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछना चाहिए था। तो इनमें से करेक्ट की बात करेंगे, जाकर सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन ई लगाना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ रही है। 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी होंगी मैं बताता हूँ। जैसे कि होती है सीमेंट, ठीक है, और स्टील, कोयला, कोल, इसके अलावा क्रूड ऑयल यानी खनिज तेल, क्रूड ऑयल खनिज तेल, उसके अलावा रिफाइनरी, इसके अलावा फर्टिलाइज़र, इसके अलावा नेचुरल गैस जैसे कि एलपीजी वगैरह। एक सेकंड, क्वेश्चन स्किप हो गया, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर इंडस्ट्री जो होती हैं जो आईआईपी में आती हैं, इसको मंथली कैलकुलेट किया जाता है। क्या बोलते हैं, जाकर मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। इसका बेस ईयर यानी कि बेस ईयर वो होता है जिससे आप कंपेयर करते हैं। तो इसका बेस ईयर 2011 से 12 रहा है, ठीक है। और इसको एनएसए को यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, इसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू होल सेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि WPI जो कि क्या कहता है, एक महंगाई को मापने का एक तरीका है, महंगाई को मापता है। तो इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है होल सेल प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। तो WPI इंडेक्स इसको वीकली और मंथली बेसिस पर मापते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि बिल्कुल बात सही है। इसका भी बेस ईयर यानी जो बेस्ट नहीं, बेस ईयर बोला जाता है, बेस ईयर, BASE, बेस ईयर 2011 से 12 बिल्कुल है। इसको क्या करते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको क्या करता है, यानी कि जो WPI जो होता है ये कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है। तो आपसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यानी कि OEA, इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को OEA, OEA जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है जो इसको कैलकुलेट करता है। बात पल्ले पड़ी। और इसमें 697 गुड्स आते हैं, तो बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, इसमें 697 गुड्स आते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स में इसको वीकली और मंथली बेसिस पर यानी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसका बेस ईयर 2011 से 12 रहा है। इसको जो कैलकुलेट किया, जो इसके द्वारा जो कौन सी संस्था इसको कैलकुलेट करती है, तो आपसे पूछेगा OEA यानी कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इसमें कुल जो गुड्स आते हैं, सामान आते हैं, वो 697 गुड्स आते हैं। बात पल्ले पड़ गई हो। और इसको मैं ये भी बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा जिसमें 564 जो गुड्स हैं, 564 गुड्स वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, ठीक है। और 117 गुड्स जो आते हैं वो आते हैं प्राइमरी आर्टिकल में, प्राइमरी आर्टिकल में। और 16 जो गुड्स आते हैं वो फ्यूल और पावर में यूज किए जाते हैं, फ्यूल और पावर में यूज किए जाते हैं। जहां मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 64% है, प्राइमरी आर्टिकल की बात करेंगे तो ये 23% है, और यानी कि बात करें फ्यूल और पावर की तो 13% है। तो आपसे इनमें से पूछेगा कि 564 यानी 697 गुड्स में से सबसे अधिक क्या यानी कौन सा सामान को वो यानी कि उपयोग में किया जाता है, या उसका उसका वेटेज सबसे अधिक किसका है। 697 गुड्स में से सबसे अधिक जो वेटेज दिखेगा वो मैन्युफैक्चरिंग का दिखेगा, कितना, 64।
4%। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन ई इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है जाकर, यानी कि सीपीआई की बात करते हैं, इसको भी मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसको एनएसओ यानी कि क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। बिल्कुल बात सही है, मतलब कैलकुलेट करता है। सीपीआई को कौन कैलकुलेट करेगा, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। इसका बेस ईयर 2012 होता है, ठीक है। और इसमें गुड्स एंड सर्विस आर शामिल किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि सीपीआई यहाँ पर यानी कि जो बात कही गई है, ठीक है ना, और वो जितनी भी है सही है। तो यहाँ पर यानी एक्चुअल में नॉट नहीं होना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए था कौन सा कथन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी टाइप ऑफ सीपीआई करेक्ट है, यानी कि सीपीआई का कौन सा प्रकार करेक्ट है। तो सीपीआई में भाई साहब बहुत सारे प्रकार आते हैं, आपको ये याद रखना है। जो टाइप ऑफ सीपीआई होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। सीपीआई के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक होता है एग्रीकल्चर लेबर आता है, इंडस्ट्रीज वर्कर, रूरल वर्कर, अर्बन एंड रूरल वर्कर। तो यानी कि एग्रीकल्चर लेबर आता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो लेबर आता है सीपीआई में, इसको अच्छा अगर मान लो देख जिसको, मगर मैं आपसे ये कहूँ कि सीपीआई का कौन सा एक प्रकार है, तो इसमें से सभी प्रकार हैं। कौन से ऑप्शन क्या लगाओगे, सभी प्रकार हैं। देखो एग्रीकल्चर भी आता है, इंडस्ट्री भी आती है, रूरल भी आता है, अर्बन और रूरल भी आता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूँ, क्या कह दूँ, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं ये कह दूं सीपीआई में एग्रीकल्चर लेबर को कौन कैलकुलेट करता है, एग्रीकल्चर लेबर को सीपीआई में कौन कैलकुलेट करता है, आप कहेंगे लेबर ब्यूरो। कौन कैलकुलेट करेगा, लेबर ब्यूरो, ठीक है। एग्रीकल्चर है तो लेबर हो जाएगा। इंडस्ट्री वर्कर में कौन कैलकुलेट करता है, आप कहेंगे लेबर ब्यूरो। रूरल वर्कर में कौन कैलकुलेट करेगा, यानी कौन सा जो डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है, तो आप कहेंगे लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लेबर को कैलकुलेट करेगा, इंडस्ट्री वर्कर को कैलकुलेट करेगा, रूरल वर्कर को कैलकुलेट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं। और अगर अर्बन एंड रूरल वर्कर पूछ ले, दोनों को कौन कैलकुलेट करेगा, तो आप कहेंगे एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। बात मुझे लगता है पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट था ऑप्शन ई करेक्ट था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड साइड फैक्टर। यानी कि डिमांड साइड फैक्टर के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जो महंगाई का एक, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक महंगाई का कारण नहीं है, जो यानी कि डिमांड और साइड फैक्टर के आधार पर, यानी डिमांड साइड फैक्टर के आधार पर इनमें से कौन सा एक महंगाई का कारण नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। डिमांड साइड फैक्टर के आधार पर इनमें से कौन सा एक महंगाई का कारण नहीं है, ठीक है। देखो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या महंगाई का कोई वो होता है जाकर, क्या होते हैं, मनी सप्लाई बढ़ने से, मनी सप्लाई बढ़ने से अगर मान लो मनी सप्लाई बढ़ जाए तो महंगाई भाई मेरे क्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखो भाई मेरे महंगाई सप्लाई बढ़ने से महंगाई जो होती है वो बढ़ती है। क्यों, अब मैं बताऊं, पैसे लोगों के पास ज़्यादा हो जाएंगे तो महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है, इस बात को समझो, बात पल्ले पड़ी। जनसंख्या बढ़ जाएगी तभी, अगला ऑप्शन हमारा क्या है कि भाई मेरे जनसंख्या मान लो बढ़ जाए, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई देखो ये बात याद रखना जाकर, जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी भाई मेरे ज़्यादा करेगी। बात सही है कि नहीं। तो डिमांड ज़्यादा करेगी तो ये बात तय है कि महंगाई फिर बढ़नी ही बढ़नी है। बात पल्ले पड़ी। अगला सवाल है अगला विकल्प है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट खर्चे को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे,
तो गवर्नमेंट खर्चे को इंक्रीज होने से डिमांड पर असर पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। बात पल्ले पड़ी। अगला सवाल है कि लो टैक्स डिक्रीज, अगर टैक्स कम हो जाएगा लोगों की आय बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, लोगों का अगर टैक्स कम हो जाएगा तो लोगों की आय भी बढ़ जाएगी, उससे उनकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। अगला है कि लो इंटरेस्ट डिक्रीज, अगर मान लो ब्याज की दर कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए, ब्याज की दर कम कर दी जाए, और आपको बताना है कि भाई मेरे कौन सा एक रीजन जो है डिमांड साइड फैक्टर के आधार पर महंगाई का कारण नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो ब्याज भाई दर, अगर बैंक क्या करेंगी, मान लो कोई लोन लेने जाए और ब्याज कम ले तो लोग ज़्यादा लेने लगेंगे लोन, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप जानते हो लो अगर जैसे सॉरी मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दी जाए तो यानी कि डिक्रीज कर दी जाए तो लोन कम जाएगा, नहीं लोन ज़्यादा जाएगा। ये बात याद रखना कि ब्याज जैसे ही ब्याज यानी कि लोग कम लेंगे, मतलब ब्याज दर अगर बैंकें कम कर देंगी ब्याज दर को तो लोन ज़्यादा जाएगा, डिमांड ज़्यादा होगी, लोग पैसा यानी कि महंगाई बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ऑप्शन जो है ई करेक्ट है, ई करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लोन कम हो जाएगा, नहीं, ब्याज दर कम होने से लोन ज़्यादा जाता है ना कि लोन कम जाएगा। बात पल्ले पड़ी, इसीलिए ऑप्शन हमारा ई करेक्ट नहीं है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि सही नहीं है, ऑप्शन ई हमारा सही नहीं है जो आपसे पूछा भी है, ठीक है, नॉट करेक्ट। अगला क्या है, विच कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारणों में से जो कि नहीं सही है, सप्लाई साइड फैक्टर के आधार पर, सप्लाई साइड फैक्टर के आधार पर निम्नलिखित में से एक जो है महंगाई का कारण नहीं है। बात पल्ले पड़ी। देखो, वेजेस एंड सैलरीज आर इंक्रीज, मान लो वेजेस का मतलब मजदूरी होता है और सैलरी का मतलब वेतन होता है, लोगों का वेतन अगर बढ़ जाएगा तो भाई मेरे उनकी कीमतें, उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा होगा तो उनके पास महंगाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। बात पल्ले पड़ी। अगला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीज, मान लो कोई कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब कि बिल्कुल ही कच्चा माल का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज़ को बनाने में कोई चीज़, जैसे कि मान लो, जैसे सपोज करो, जैसे कि मानकर चलो एक गुड़, गुड़ छोड़ो, चीनी, ठीक है। अब चीनी को बनाने में क्या लगता है, गन्ना लगता है। बात पल्ले पड़ी। अगर गन्ने का ही रेट कम कर दिया जाए तो आपको लगता, गन्ने का भाई मेरे अगर रेट कम करेंगे तो चीनी की भी रेट कम हो जाएगी, अब चीनी सस्ती बिकेगी, अब चीनी सस्ती बिकेगी तो जानते हो जाकर महंगाई फिर क्या हो जाएगी, जाकर बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये बात जानते हो, उसकी कीमतें भी मतलब कि गिर जाएंगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, डिक्रीज होने पर महंगाई बढ़ती है। बात याद रखेंगे, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या विकल्प है, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड इंक्रीजेस, अगर कभी भी मान लो चाइना से भारत में कोई सामान आया, ठीक है, इंपोर्ट का मतलब आया, आयात, ठीक है, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड्स इंक्रीजेस, अगर मान लो भाई साहब यहाँ से कोई चीज़ 5 रुपये की लगकर आई, चाइना 5 रुपये में चाइना में है और भारत में आकर उसकी कीमत अगर 10 हो जाती है तो महंगाई बढ़ रही है ना भाई, मेरे चीज़ों की वैल्यू बढ़ा दी गई, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। बात पल्ले पड़ी। और ये कहाँ आते हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स में आते हैं। अगली बात करेंगे, अगला विकल्प है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीजेस, अगर मान लो खेती में उत्पादन ही कम हो तो खेती में उत्पादन कम हो जाएगा तो वैल्यू उनकी क्या हो जाएगी, कोई भी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने कहा, मान लो चावल, जैसे कि एक ये बीघा खेत है, अगर इसमें 1 क्विंटल केवल 1 क्विंटल अगर मान लो हो गेहूं हो, ठीक है, अगर खेत में 1 क्विंटल गेहूं हो तो अगर मान लो जैसे कि 10 खेत हुए, कितने कितने खेत हुए, 10, तो केवल केवल 10 क्विंटल हुआ। लेकिन अगर मान लो कभी कहीं ऐसा हो, मान लो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक ही खेत में 10 क्विंटल निकले, समझ रहे हो कि नहीं भाई मेरे, यहाँ उत्पादन अभी एक खेत में पहले एक मतलब अभी हो रहा है 1 क्विंटल जबकि होना चाहिए 10 क्विंटल। अब चीज़ों की वैल्यू ही जब इतनी सॉरी चीज़ें ही कम उत्पादित हो रही हैं तो उसकी आपको नहीं लगता उसकी वैल्यू ज़्यादा रखी जाएगी, सीधी सी बात है।
तो ये बात तय थी कि एग्रीकल्चर में अगर उत्पादन कम होता है तो उससे महंगाई बढ़ती है। ये भी बात सही है सप्लाई साइड फैक्टर के आधार पर, बात पल्ले पड़ गई है। अगला क्या है, ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीजेस। क्या ब्लैक मार्केटिंग से महंगाई बढ़ती है? तो भाई मेरे जो होती है ब्लैक मार्केटिंग मार्केटिंग जो होती है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये होता है, ब्लैक मार्केट का मतलब लोग होर्ड करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? होर्डिंग करने लगते हैं। मतलब जैसे कि मान लो जैसे कि अभी टमाटर वाला सिस्टम क्या था, टमाटर वाला अभी टमाटर थोड़े दिनों पहले बिका था बहुत महंगा, लगभग लगभग 200 के करीब शायद मेरे हिसाब से बिक गया था टमाटर, ठीक है, 200 250 के करीब बिका था किलो, ठीक है। तो आप खुद सोचो, क्योंकि लोगों ने टमाटर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, तो इसके कारण महंगाई क्या होती है? बढ़ती है। बात पल्ले पड़ी? समझ में आया कि नहीं बात? ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। लेकिन मैंने लगता है एक काम सिस्टम गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड, यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं करेक्ट होंगे। अच्छा, ऑप्शन इसका डी को एक बार फिर पढ़ते हैं, डी को ऑप्शन को एक बार फिर पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर अगर मान लो उत्पादन कम होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोडक्शन डिक्रीज, तो याद रखना जाकर अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाए तो महंगाई तो भाई मेरे क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? महंगाई कम होगी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। मैं इसको ऑप्शन को विकल्प को हटा ही देता हूँ। अरे एक सेकेंड, विकल्प लग गया यार। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि इनमें से क्या है जो एक इफेक्टिव मेथड है और वो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को अर्थव्यवस्था में। तो इनमें से कौन सा कंट्रोल करेगा? CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो, जो महंगाई को अर्थव्यवस्था में महंगाई को कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव मेथड है। कौन है? CRR। अब है कैसे, इंपॉर्टेंट ये भी है। CRR भाई मेरे होता क्या है, पहले ये समझो कि CRR भाई मेरे वो होता है जिसे बैंक कुछ प्रतिशत जो होता है, बैंकों के पास जितना भी पैसा होगा उसका कुछ परसेंटेज जो होता है अपने पास रखते हैं। ऐसा RBI ने नियम बनाए हैं। बात पल्ले पड़ी है? तो आप जरा इस बात को समझो कि अगर मान लो क्या क्या कर दिया जाए, अगर मान लो CRR जो होता है जाकर बढ़ा दिया जाए, तो CRR बढ़ाने का मतलब क्या हुआ जाकर भाई? CRR मान लो जैसे कि बढ़ा दिया जाए तो उससे हमारा महंगाई पर असर क्या पड़ेगा, क्या मतलब पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। तो CRR जो होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर चलो समझिए। जो CRR होता है हमारा, अगर मान लो CRR बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो CRR बढ़ने से लोग लोन जो होगा भाई मेरे कम जाएगा, लोन कम जाएगा। CRR का मतलब है ब्याज की दर बढ़ गई। बात पल्ले पड़ी? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व यानी कि CRR होता क्या है मैं बता चुका हूँ कि एवरी बैंक केप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट और NDTL, ठीक है। NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि RBI क्या कहती है जाकर कि हर बैंक से कि आपको कुछ जो होगा आपको नगद के रूप में जो आपके पास कुछ कुल जो नगद रुपया हो ना उसका कुछ परसेंटेज आपको अपने पास नगद रूप में रखना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी? तो CRR अगर बढ़ता है यानी कि उनके पास नगद रुपया ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो लोग जो होगा जब नगद रुपया ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो लोन वो कम देंगे। क्या देंगे? लोन कम देंगे। अगर जैसे जैसे CRR बढ़ेगा तो भाई मेरे लोन कम जाएगा। अगर लोन कम जाएगा तो भाई मेरे पैसा क्या हो रहा है? मनी फ्लो जो हो रहा है, यानी कि जनता के पास पैसा कितना जा रहा है? बहुत लोन जा रहा है, यानी कि बहुत कम पैसा जा रहा है, तो मनी फ्लो भी कम होगा। तो महंगाई भाई मेरे कैसी रहेगी? महंगाई कंट्रोल में रहेगी। सीधी सी बात है भाई, महंगाई तो कम ही रहेगी ना। अगर भाई मेरे CRR बढ़ेगा तो लोन भाई मेरे कम जाएगा, लोन कम गया मतलब लोगों के पास पैसे कम है, पैसे कम है तो मतलब कि मनी फ्लो कम हो रहा है, मनी फ्लो कम हो रहा है तो महंगाई कम हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी? अगर वहीं CRR को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो CRR को कम करने का मतलब ये हुआ कि लोन ज़्यादा जाएगा,
मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो एक इफ़ेक्टिव मेथड है कि महंगाई अर्थव्यवस्था में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन्फ्लेशन जो होता है इज मेजर्ड बाई, यानी कि जो अभी ये मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया था, यार ये बहुत खराब काम है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो इन्फ्लेशन जो होती है जाकर किसके द्वारा मापी जाती है। तो इन्फ्लेशन को कौन कौन मापता है, आपको ये बात पता है। मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, तीन विकल्प बताए थे। एक सीपीआई, ठीक है। बेटर अगर इनमें से पूछा जाएगा, वैसे तो आप सभी लगाएंगे, अगर मतलब कि ऑल आर करेक्ट लगा होता तो मैं सभी लगाता। लेकिन जब कोई भी आपसे ये पूछा जाएगा ना कि भाई मेरे इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है एक्चुअल में, तो आप कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और जहाँ पर मैंने सीपीआई के टाइप भी बताए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर बताया था कि नहीं, इंडस्ट्री लेबर बताया था कि नहीं, रूरल लेबर बताया था कि नहीं, और अर्बन एंड रूरल लेबर जिसको मापता है सीपीआई। और सीपीआई बात करेंगे जाकर इज अ मेन कोर ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। When inflation is a result of an increase in the price of factors of production, the result is what? अरे यार, जब महंगाई क्या होती है जाकर, व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज, यानी कि महंगाई को क्या कर दिया, सॉरी, व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यानी किसी चीज़ के उत्पादन की कीमतों में अगर वृद्धि कर दी जाती है तो उसके परिणाम के कारण महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। सीधी सी बात है। अगर किसी चीज़ का उत्पादन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये सवाल बताया था जो कि सप्लाई साइड फैक्टर में आता है, ठीक है, कि सप्लाई साइड फैक्टर में मैंने आपको ये सवाल करवाया था कि अगर सप्लाई साइड फैक्टर में मैंने बताया था अगर किसी चीज़ का उत्पादन जो होता है जाकर भाई मेरे क्या बोलते हैं जाकर, प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और स्टेगफ्लेशन क्या होता है इसको भी बता दूं, इसका आंसर तो बी हो गया, लेकिन स्टेगफ्लेशन को भी जान लो। तो स्टेगफ्लेशन ये होता है जब महंगाई तो बढ़े और उसके साथ साथ बेरोजगारी बेरोजगारी भी बढ़े, उसको बोलते हैं हम स्टेगफ्लेशन। बात पल्ले पड़ी। और डिमांड पुल पुल इन्फ्लेशन जो कि मैंने बताया था डिमांड साइड फैक्टर में आती है, बात पल्ले पड़ी। जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस में आती है? सप्लाई साइड फैक्टर में आती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेगनेशन एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज, यानी स्टेगनेशन का और इन्फ्लेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही हम बोलते हैं स्टेगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन का मतलब भाई मेरे ये है महंगाई के साथ साथ जब बेरोजगारी बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं हम स्टेगफ्लेशन। बात पल्ले पड़ गई होगी। यानी इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है। जब महंगाई बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े उसको हम बोलते हैं स्टिफ्लेशन। और एक कॉम्बिनेशन होता है स्टेगनेशन एंड इन्फ्लेशन का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन टेक द मेजर ऑफ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन द कंट्री, ठीक है। मतलब कहने का यह है आरबीआई क्या करती है, यानी कि बैंक जो है हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई है जो है ये क्या करती है, इट कैन टेक द मेजर ऑफ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को कंट्रोल करने की जो माप यानी कि जो किसी देश के अंदर उपयोग की जाती है उसका जो रिलेशन है वो किससे है? देखो,
क्रेडिट राशनिंग आपने पढ़ी होगी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार साख, उधार साख। ये क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है जब कभी कभार आप पर क्या कर दिया जाता है कि क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है उधार पर लिमिट लगा दी जाती है। तो उधार पर लिमिट लगने से क्या होगा कि महंगाई को भाई मेरे कंट्रोल रहेगी। मतलब कहने का यह है कि क्रेडिट राशनिंग अगर मान लो इसमें बढ़ा दिया जाए कि नियमों को सख्त कर दिया जाए, अगर नियम सख्त हो जाएंगे तो लोन कैसा जाएगा? कम जाएगा। लोन कम गया तो महंगाई तो भाई मेरे अपने आप कंट्रोल हो जाएगी ना। बात सीधी सी है, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी कि महंगाई कंट्रोल के संदर्भ में व्हाट डज वन मीन व्हेन दे से स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन इनफ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब भाई मेरे क्या हुआ? तो आपसे पूछा है जाकर महंगाई कंट्रोल के संदर्भ में, ठीक है, तो उसका मतलब एक क्या है? जब लोग ये कहते हैं कि जब वे विदेशी प्रवाह की नसबंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? जब विदेशी प्रवाह की नसबंदी कहते हैं। तो विदेशी प्रवाह की नसबंदी का मतलब क्या है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है बांझ या नसबंदी। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं जाकर? जब वे विदेशी प्रवाह की नसबंदी कहते हैं, मुद्रा यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के संदर्भ में, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के संदर्भ में जब वे विदेशी प्रवाह की नसबंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? विदेशी प्रवाह की नसबंदी कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? बात आपको सीधी सी बात है, केवल इतना बताना है कि भाई मेरे स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन इनफ्लो क्या है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि विदेशी प्रवाह की नसबंदी को क्या कहते हैं, आपसे डायरेक्टली ये पूछा है। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में? महंगाई के कंट्रोल के संदर्भ में। बात पल्ले पड़ी। तो उसको बोलते हैं विदड्रॉइंग एन इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन द डिजायर रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय की वांछित दर को बनाए रखने के लिए समतुल्य स्थानीय मुद्रा को वापस लेना। यानी क्या बोलेंगे? विनिमय की वांछित दर को बनाए रखने के लिए समतुल्य स्थानीय मुद्रा को, यानी समतुल्य जो स्थानीय मुद्रा हो उसको वापस ले लेना। यानी कि ये विड्रा से रिलेट करती है। ठीक है, वापस लेने से रिलेट करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वैसे भी पता नहीं इसके ऑप्शन लगे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल होता है, फिर आंसर आ जाते हैं सामने ही। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, मान लो उसने क्या कर दिया, घरेलू जो करेंसी होती है जाकर ना, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, केंद्रीय सरकार ने गिरा दिया, यानी कि कम कर दिया। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि विदेशी करेंसी की तुलना में उन्होंने क्या कर दिया, वो घरेलू करेंसी को कम कर दिया। ठीक है, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, यानी कि ये इस घटना को हम क्या बोलेंगे? तो उस घटना को हम बोलते हैं डिवेल्युएशन। क्या बोलेंगे? डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन का मतलब भाई मेरे जानते हो क्या होता है? एक्चुअल में डिवेल्युएशन का मतलब ये होता है जब डोमेस्टिक वैल्यू जो है ना, डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू जो हो जाकर, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये ठीक है, जब डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू हो जाकर कम हो विदेशी विदेशी करेंसी वैल्यू से, तो उसको हम बोलते हैं डिवेल्युएशन। बात पल्ले पड़ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज इन्फ्लेशन हेल्प इन द रेस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, आय यानी कि जो आपसे जो ये सवाल पूछा है, और वैसे भी ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, अब पूछा है आपसे कि मुद्रास्फीति आय के पुनर्वितरण में किस प्रकार मदद करती है। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति आय के पुनर्वितरण में, मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति आय के पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो मुद्रास्फीति आय के पुनर्वितरण में किस रूप में, किस प्रकार उसकी मदद करती है? मुद्रास्फीति जो होती है वो आय के पुनर्वितरण में, किसके? आय के पुनर्वितरण में किस प्रकार हेल्प करती है? तो आप कहेंगे कीमतों में
जब असंगत परिवर्तन दिखाई देते हैं, डिसप्रपोर्शनल चेंज इन प्राइसेस, कीमतों में जो असंगत परिवर्तन यानी कि कोई भी मिलते जुलते परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल अलग अलग परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, इसी में ही मुद्रास्फीति आय के पुनर्वितरण में मदद करती है। बात पल्ले पड़ी, तो डिसप्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मान लो परचेसिंग पावर ऑफ मनी वरीज, मतलब कि वरी मतलब होती है अलग अलग हो, तो उससे क्या होगा? देखो अच्छा, मतलब कि वेरीज करती है जाकर, ठीक है। परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो होती है वेरीज करती है जाकर किसमें? इन्वर्सली होगी प्राइस लेवल से। कैसी होगी? इन्वर्सली विद प्राइस लेवल। देखो आप ये बात जानते हो, जो परचेसिंग पावर होगी ना, परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर, रुको, यानी कि खरीदने की जो शक्ति होगी, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं परचेसिंग पावर जो होगी इन्वर्स होगी किसके? प्राइस के। मतलब कहने का ये है, अगर प्राइस गिरेंगे तो लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, ठीक है, और अगर प्राइस ज़्यादा हो गए तो लोग कम खरीदेंगे। परचेसिंग पावर और प्राइस लेवल जो लेवल होता है उनमें अपोजिट रिलेशन दिखाई पड़ता है, निगेटिव रिलेशन दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन रहने दो, बकवास क्वेश्चन है। द शेयर ऑफ फूड आइटम विद इन इंडियाज टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस विद इन द लास्ट 2 decades बिकॉज ऑफ, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। बोला है कि द शेयर ऑफ फूड आइटम्स, जो यानी कि फूड आइटम्स का जो शेयर है, जो किसी भी देश यानी कि इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो वो क्या है? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कुल खपत खर्च है, वो क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया विद इन द लास्ट 2 decade, यानी कि अंतिम 2 दशक में, अंतिम 10 सालों में क्या कर दिया गया? जो फूड के शेयर हैं उनको भाई मेरे, उनके भारत के कुल खर्चों को, कुल खपत खर्च को कम कर दिया गया। तो ऐसा किया गया था, उसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोगों की जो थी आय के लेवल स्तर में वृद्धि हो गई थी। अभी मैंने बताया था परचेसिंग पावर और उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर यहाँ कम हुआ है तो लोगों की आय तो बढ़ी होगी ना, सीधी सी बात है। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, सीपीआई हेल्प्स टू मेजर द डिग्री टू विच, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये भाई मेरे किस चीज़ को क्या बोलते हैं जाकर मापने में सहायता करती है, ठीक है। तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम एंड रिसिपिएंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड, यानी आय की जो वितरण प्रणाली है, ठीक है, उसके बीच में दो अलग अलग जो हों आय के सेट्स हों, ठीक है, उनके बीच के युग यानी कि टाइम को क्या करती है? मेजर करती है। बात पल्ले पड़ी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? द आइटम यानी कि वस्तु विद द मैक्सिमम वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो होता है 64% होता है, आपको मैंने बताया भी था। फ्यूल एंड पावर का 13% होता है, ठीक है, और उसका मैंने बताया था क्या बोलते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, क्या होते हैं? प्राइमरी आर्टिकल। तो प्राइमरी आर्टिकल का मैंने 23% बताया था कि नहीं? तो आपसे यही सवाल पूछा है, जो मैक्सिमम वेटेज इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स इज व्हाट। तो आप कहेंगे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का जो होता है 64% होता है, सबसे अधिक यानी कि वेटेज होता है, ठीक है। और किस में होता है? आप कहेंगे WPI इंडेक्स में, ठीक है। होल सेल प्राइस इंडेक्स में जो अधिकतम वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, जिसमें केवल होल सेल प्राइस इंडेक्स में 697 गुड्स थे, ठीक है, जिसमें 564 सामान मैन्युफैक्चरिंग के थे, गुड्स थे, 117 जो गुड्स थे प्राइमरी आर्टिकल के, और 16 फ्यूल एंड पावर के। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये मैंने बताया था, फिर भी आप ये ध्यान रखेंगे तभी तो होगा कुछ।
किस बेरोजगारी को कुछ हद तक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है? तो प्रतिरोधात्मक जो बेरोजगारी होता है, प्रतिरोधात्मक जो बेरोजगारी होती है, कुछ हद तक क्या होता है, इसको अर्थव्यवस्था में अच्छा माना जाता है। बात पल्ले पड़ी? तो कुछ हद तक क्या करते हैं, इसको अच्छा मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अब तक मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? तो मैंने बोला था सीपीआई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका उपयोग में लाया जाता है महंगाई को मापने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। मुद्रास्फीति जनित मंदी, जिसको आपने पढ़ा था स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन वो होता है जब महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है उच्च बेरोजगारी के साथ साथ उच्च महंगाई, यानी कि महंगाई भी ज़्यादा हो। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन bearing 24% इंटरेस्ट पर ईयर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%? यानी कि अच्छा देखो, ये तो आसान था, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि रियल इंटरेस्ट जो होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट जो होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, महंगाई को हटाना पड़ेगा। यही सवाल था। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज़ द रियल इंटरेस्ट, तो रियल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? नॉमिनल इंटरेस्ट यानी कि क्रेडिट कार्ड लोन जो बियरिंग होगी 24% हो गई, माइनस का इन्फ्लेशन कितनी है 10%, निकाल दो कितना बचेगा 14%। करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया 14%। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, बस याद रखो मैंने बोला है ना कि हर क्वेश्चन, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके लिए बताओ, मैंने कोई दूसरा पूछा आपसे, बस ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आप एसएससी के कोई भी सवाल उठाकर देख लीजिए, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, कोई भी नहीं कराएगा, मैं मतलब अब मैं कह ही सकता हूँ, बाकी है जो चॉइस। विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिप कर्व? फिलिप कर्व से यानी कि आपको बताना है कौन सा जो है कथन इज द बेस्ट रिलेटेड है, सबसे अच्छा जो है रिलेट करता है जो फिलिप कर्व के कॉन्सेप्ट से, कौन सा जो कथन है सबसे अच्छा रिलेट करता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए फिलिप कर्व बताता क्या है। तो फिलिप कर्व जो बताता है महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बताता है। फिलिप कर्व क्या बताता है? महंगाई और बेरोजगारी के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि इट डिस्क्राइब द स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, इट डिस्क्राइब द स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल बात यही सही है। मतलब कहने का यह है कि महंगाई जो होती है वो बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जस्ट इनवर्स होती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यानी कि पहला करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन चरों के बीच संबंध को दर्शाने के फिलिप वक्र का उपयोग किया जाता है? तो फिलिप वक्र मैंने बताया था कि भाई मेरे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन बताता है, वो भी कैसा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, निम्नलिखित ग्रुपों में से यानी समूहों में से, इज मोस्ट हर्ट बाय अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि निम्नलिखित समूह में से जो सबसे अधिक हमें चोट पहुंचाती है अचानक आने से, मतलब अचानक महंगाई आने से हमें सबसे अधिक चोट किस चीज़ को पहुंचाएगी? सबसे अधिक चोट जब पहुंचेगी जब पीपल विद लार्ज रिटायरमेंट सेविंग हेल्ड इन सेविंग अकाउंट्स, मतलब जो होता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग रिटायर हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, समझ रहे हो कि नहीं? तो उस स्थिति में जो होगी वो महंगाई जो होगी, अचानक से महंगाई जो होगी सबसे भाई मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने बचत खाते से पैसे को खर्च करने लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर आर टाइप्स ऑफ, ये भाई मेरे क्या है, महंगाई सॉरी क्या बोलते हैं जाकर, जो इन्फ्लेशन होती है जाकर, जो इन्फ्लेशन की स्टेजेस होती हैं, क्या होते हैं, इन्फ्लेशन की स्टेजेस होती हैं। ये मैंने बताया भी था कि क्रीपिंग रेंगती हुई, वॉकिंग नॉर्मल चलती हुई, गैलोपिंग
वेरी हाई होती है, हाई सॉरी जो क्या बोलते हैं इसको, अ, मतलब वेरी हाई होगी, और हाइपर इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड होगी, ठीक है, जो कि महंगाई की स्टेज हैं, क्या है, महंगाई की स्टेज हैं। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की महंगाई अक्योर्स व्हेन द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन ऑल टुगेदर। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो महंगाई का जो वो कौन सा एक प्रकार है जब अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी एक साथ रहती हैं। तो आपको ये महंगाई और मंदी आपको जब दिखाई देखने को मिलेगी स्टैगफ्लेशन में, जब बेरोजगार भी लोग रहेंगे और इन्फ्लेशन भी रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसको हम बोलते हैं जाकर स्टैगफ्लेशन, यानी कि रिसेशन माने मंदी होता है, इन्फ्लेशन माने महंगाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज हिडन टैक्स, यानी कि छिपा हुआ कर किसको क्या है, या फिर एज इट लीड्स टू द फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब क्या होता है कि जब परचेसिंग पावर वैल्यू को क्या करता है, गिरा देता है, या छुपा हुआ कर क्या करता है, यानी कि हिडन टैक्स क्या करता है, हिडन टैक्स जो होता है आपकी जो खरीदने की शक्ति होगी वो उसकी वैल्यू को गिरा देगा। ठीक है, और आप ये बात जानते हो अगर पैसे की वैल्यू गिर जाती है तो भाई मेरे खरीदने की शक्ति अगर गिर जाती है तो महंगाई मतलब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि परचेसिंग पावर और इन्फ्लेशन में इन्वर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन दिखाई पड़ेगा, इन्वर्स रिलेशन दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औसत सीपीआई मुद्रास्फीति 2015-16 में इतने से घटकर, यह बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है, इसको नहीं करना है, ठीक है, बकवास क्वेश्चन है। कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है जो कोर महंगाई होती है यानी कि मुख्य महंगाई जो अलग होती है मुख्य हेडलाइन की महंगाई से। समझ रहे हो कि नहीं? मुख्य हेडलाइन की महंगाई से कोर इन्फ्लेशन जो होती है बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि क्योंकि भाई मेरे यानी कि ये इग्नोर्स आर्टिकल्स ऑफ वॉयलेट नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, यानी कि कीमत सूची में क्या होते हैं, प्राकृतिक कीमत सूची में क्या कर देती है, चेंजअप कर देती है भाई मेरे, उनकी वस्तुओं को वस्तुओं को नज़रअंदाज कर उनकी जो प्राइस में क्या करती है जाकर उनमें चेंजअप कर लाती है। बात पल्ले पड़ी, उनकी कीमतों में अलग अलग हो जाएंगी। बात पल्ले पड़ी, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर किसने सामने लाया था। तो भाई मेरे किसके सामने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लाया था, लेबर ब्यूरो लाया था। कौन लाया था, लेबर ब्यूरो। कौन लाया था, लेबर ब्यूरो जो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संख्या को औद्योगिक वर्कर के लिए, किसके लिए, औद्योगिक वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संख्या कब सामने लाया था, कौन लाया था, तो आप कहेंगे कौन सा डिपार्टमेंट लाया था, तो लेबर ब्यूरो लाया था। क्योंकि मैंने बोला था इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल वर्कर ये सारे ही लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट से आते हैं, रिलेट करते हैं। जबकि अर्बन एंड रूरल जो हमारा क्या बोलते हैं जाकर वर्कर्स होते हैं ये हमारे रिलेट करते हैं, यानी कि इनको जो इनकी जो संख्या जो लाता है वो एनएसओ लाता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में महंगाई जो होती है जाकर किस आधार पर मापी जाती है, तो मैंने बोला है भाई मेरे सीपीआई के आधार पर मापी जाती है। सीपीआई यानी कि भारत में जो महंगाई होती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर के द्वारा क्या करती जाती है, के आधार पर मापी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल एजेड फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्क फोर्स जो पॉपुलेशन होती है एक्चुअल में होता क्या है मैं बताऊं कि लेबर फोर्स का आपसे अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बराबर होता क्या है कि लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को हम घटा देते हैं। ठीक है, और यही जो होता है जाकर ये बेरोजगारी का फॉर्मूला होता है। आपसे पूछा है कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड करता है लोगों को किस एज से किस एज के लोगों को, तो आप कहेंगे वर्क फोर्स पॉपुलेशन में 15 से 59 साल के लोगों को शामिल किया जाता है। 15 से 59 साल को, बात पल्ले पड़ी, उनको हम मतलब बेरोजगार मानेंगे।
बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महंगाई से संबंधित आपको कथन बताना है, कौन सा सही है। मुद्रा प्रसार कम होने से, मतलब पैसा कम जाने से महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये मैंने आपको बताया भी है कि भाई मेरे लोगों के पास अगर लोन जो होगा कम जाएगा तो महंगाई आपको नहीं लगता है कि कंट्रोल रहेगी, ठीक है। या लोगों की आय जा थोड़ी कम होगी तो लोग कंट्रोल में रहेंगे, यानी कि मुद्रा प्रसार कम होने से महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। अब जैसे मैं सारे अगर ऑप्शन को पढ़ना चाहूँ तो चलो पढ़ लेता हूँ आपके लिए। भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है, गलत बात है। आरबीआई करती है, उनको कंट्रोल करती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, बहुत ही भाई मेरे मुख्य रोल है, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। मुद्रा प्रसार बढ़ने से, अगर मान लो लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो मुद्रा कंट्रोल में रहेगी? नहीं, लोग तो भाई मेरे बिल्कुल बवाल बवाल मचा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बात पल्ले पड़ेगी कि नहीं? बात आप खुद ही सोचो। अगर पैसे लोगों के पास ज़्यादा हो जाएंगे, तुम्हारे जैसे कोई किसी को भी कौन घास डालेगा? कोई किसी को घास नहीं डालेगा। तो इसीलिए महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो भारत के कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी। कैसी बेरोजगारी देखने को मिलेगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी, ठीक है। जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर समझना चाहूं तो समझ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं कहूँ, मान लो ये जैसे कि 5 आदमी थे और एक काम को कर रहे थे। मान लो 5 आदमी थे और ये मान लो ये एक काम को कर रहे थे, बात पल्ले पड़ी। अब इसी में से अब क्या कर दिएगा, 5 के बजाय मैंने 6 आदमी काम पर लगा दिया उसी एक काम को करने में। तो जो एक बंदा जो भाई मेरे काम कर रहा है, एक बंदा जो काम कितना कर रहा है, आप कहोगे वो तो काम कर ही नहीं रहा, काम कर ही नहीं रहा, यानी कि उसका जीरो फोर्स हो रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसी बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि एक बंदा उसमें शामिल जो एक्स्ट्रा किया जाता है उसका कोई उसमें रोल होता ही नहीं है। बात पल्ले पड़ी, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो अक्सर जो देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? ये भाई मेरी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। योजना के जो एमसीक्यू योजना में करेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा है कि कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होता है इसको कौन कैलकुलेट करता है? तो इसको भाई मेरे प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं, राइट। यानी कि व्हाट डज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है क्या कैलकुलेट करता है? तो आप कहोगे कीमतों को भी और सामानों को भी और सर्विसेज को भी, तीनों को कैलकुलेट करता है। कौन कैलकुलेट करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। किसको कहेंगे? पैसे को भी, यानी कीमत कितनी होनी चाहिए उसको भी, सामान कितना होना चाहिए उसको भी, और उसके लिए सर्विस क्या होगी, यानी सर्विस जो सर्विसेज होंगी उसको कौन कैलकुलेट करेगा? तीनों चीज़ों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यानी कि गुड्स के लिए कितनी कीमत होगी और सर्विस के लिए कितनी कीमत होगी, सीपीआई कैलकुलेट करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु रिलीजेस द फिगर ऑफ द होल सेल प्राइस इंडेक्स? देखो आपसे पूछा है कि जो होल सेल प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं वो कौन रिलीज करता है? तो आप कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होल सेल प्राइस ऑफ इंडेक्स के आंकड़ों को जारी करता है, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी इंडेक्स इन इंडिया, भारत में कौन सी जो सूची है जो उपयोग में लाई जाती है इवेल्युएट इन्फ्लेशन, महंगाई को क्या बोलते हैं जाकर? सूची है जो इवेल्युएट यानी कि महंगाई को आंकड़े के लिए उपयोग में की जाती है। इसका ऑप्शन होल सेल प्राइस आप ना लगाकर, अच्छा और कोई है भी नहीं, तो आप लगाएंगे होल सेल प्राइस इंडेक्स। अगर सीपीआई होता तो मैं सीपीआई को लगाता, बात पल्ले पड़ रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। सीपीआई का आपसे बेस ईयर पूछा है क्या होगा, तो मैंने बोला था सीपीआई का बेस ईयर 2012 है, ठीक है। जबकि आईपी का कितना है? 2011 से लेकर 2012 को बेस मानती है, ठीक है।
और WPI क्या करता है, वो भी 2011 से लेकर 2012 को क्या बोलते हैं, बेस ईयर मानते हैं। मतलब बेस ईयर का मतलब ये होता है, आपको मैं अगर समझाना चाहूँ, बेस ईयर का मतलब जिससे आप जिस साल से तुलना करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मान लो जनसंख्या, जैसे कि पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या को कैसे हम लोग मापते हैं, तो किसी ना किसी साल से तो तुलना करनी पड़ेगी ना, कि भाई मेरा किसी तुलना से किसी चीज़ से तुलना करोगे तभी तो मेज़र कर पाओगे कि इतने साल में इतनी संख्या बढ़ी, वरना फिर कैसे आप माप पाओगे बिना किसी बेस ईयर के, ठीक है। खुद से थोड़ी ना तुलना, उसी साल की उसी से तुलना कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इशू द डाटा ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि CPI का डाटा कौन इशू करता, जारी करता, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये कौन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो इसके आंकड़ों को जारी करता है, किसके, CPO के, ठीक है। और अगर इसमें भी डिपार्टमेंट पूछेंगे तो इसमें डिपार्टमेंट NSO आ जाएगा, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम में, ठीक है। कौन हो जाएगा, NSO। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ ऑफन इज द डाटा ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज, यानी कि CPI का जो डाटा होता है कितनी बार रिलीज किया जाता है, तो मतलब कैसे रिलीज, कितनी बार रिलीज करते हैं, तो मैंने बोला था इसको मंथली कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको मैं ऐसे बताता हूँ, एक होता है IIP, एक होता है CPI, एक होता है WPI। यही होते हैं जो क्या बोलते हैं जाकर, महंगाई को, यानी कि उसको क्या करते हैं, महंगाई को कैलकुलेट करते हैं। महंगाई को कैलकुलेट करने के 3 टूल होते हैं, ये हैं, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, 3 ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे, इसको भी मंथली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको वीकली और मंथली कैलकुलेट करते हैं। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। इसका बेस ईयर 2011 से 12 है, मैंने ये भी बताया था। इसका भी बेस ईयर 2011 से 12 है, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड। इसका भी बेस ईयर 2011 से 12 है और इसका केवल 2012 है, ठीक है। बात पल्ले पड़ी। अब WPI को जो कैलकुलेट करता है वो भाई मेरे एक क्या बोलते हैं इसको, OEA कैलकुलेट करता है, ठीक है, यानी कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। जबकि CPI की बात करेंगे जाकर तो इसको NSO कैलकुलेट करता है, इसको भी NSO कैलकुलेट करेगा। तो यानी कि यही चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, आप अक्सर आपको यही चीज़ें क्वेश्चन देखने, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा क्या है कि CPI को कैसे रिलीज किया था, कितनी बार रिलीज किया था, आप कहेंगे हर मंथली उसको रिलीज किया जाता है। ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रघु स्पेंड कैश ऑन राइस, उसने क्या कर दिया, चावल पर कुछ नगद रुपए खर्च किए, ठीक है। चावल पर खर्च किए, ट्यूशन फीस पर खर्च किए, फ्लोर पर खर्च किए। इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में उसने किस पर खर्च किए, राइस पर यानी चावल पर, ट्यूशन फीस पर खर्च किए, फ्लोर पर यानी फर्श पर खर्च किए, ठीक है। विच इंडेक्स इज यूज टू एस्टिमेट द एवरेज ऑफ द इंटायर एक्सपेंसेस। अब मैंने बोला भी था कि भाई मेरे CPI क्या करता है, गुड्स जो होता है उसकी कीमतों को डिसाइड करता है। तो इनने जो इसने इस पर खर्च किए हैं, तो उसका आंकड़ा कौन करेगा कि इसकी कीमतें ये होंगी, तो वो करेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI इसको कैलकुलेट करेगा। बात पल्ले पड़ गई, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर इंक्लूड इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स। अब मैंने बोला था कि होल सेल प्राइस इंडेक्स में 697 गुड्स आते हैं। कितने आते हैं, 697। 697 में कौन कौन से आएंगे मैं बता भी देता हूँ कि जो आते हैं जाकर 564 जो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं, और 117 जो होते हैं प्राइमरी आर्टिकल में, और कितने बच गए, 16। तो 16 फ्यूल और पावर में यूज किए जाते हैं। जहाँ पर सबसे अधिक परसेंटेज इसका होता है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर प्राइमरी आर्टिकल का होता है 23%, और उसके बाद होता है फ्यूल एंड पावर का
13%। बात पल्ले पड़ी। तो यानी कि कुल 697 गुड्स होते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स में। बात पल्ले पड़ गई होगी मुझे लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज द होल सेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इवेल्युएटेड। तो मैंने बोला है कि जाकर कि होल सेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस्ड आधारित जो महंगाई को कैलकुलेट की जाती है, तो कब कैलकुलेट की जाती है? तो पहली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन की पहली स्टेज में इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। किसको? होलसेल प्राइस इंडेक्स को। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन इसमें आ भी गया, पता नहीं कहाँ रेलवे में पूछा गया है 1994 में। अब तुम खुद सोच लो, रेलवे में खुद ऐसे सवाल आते हैं। पूछा है व्हाट डज द इन्फ्लेशन इम्प्लाई, यानी कि ये जो महंगाई जो होती है जाकर कैसे लागू होती है। तो आप कहेंगे महंगाई जो होती है जाकर भाई मेरे कि बजट घाटे में राइज करती है, ठीक है, और राइज इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, राइज इन मनी सप्लाई, राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है इसका आंसर करेक्ट हो सकता है कि भाई मेरे जो महंगाई जो होती है कैसे लागू होती है? जो भाई मेरे क्या करती है, जो जनरल प्राइस इंडेक्स भाई मेरे होते हैं जाकर जब उसमें वृद्धि होती है तब उसी को हम महंगाई कहते हैं। महंगाई भाई मेरे कभी होगी जब नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा बढ़ जाए, तभी तो महंगाई कहेंगे, वरना फिर महंगाई कहाँ हुई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु विल सफ़र मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, यानी कि इनमें सबसे अधिक किसको यानी कि परेशानी होती है महंगाई से? क्रेडिटर को। देखो क्रेडिटर होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं जाकर लेनदार, ठीक है। क्रेडिटर को क्या बोलते हैं भाई मेरे? लेनदार, ठीक है। तो क्रेडिटर लेनदार का मतलब होता है जो व्यक्ति उधार देता है, क्रेडिटर को क्या बोलते हैं? लेनदार, ठीक है। और जो यानी कि उधार देने वाला, ठीक है। गवर्नमेंट पेंशनर, तो गवर्नमेंट का पेंशनर जिसको पेंशन मिलती हो। और डेटर क्या होता है? डेटर भी भाई मेरे होता है देनदार, जो उधार लेता है, देनदार, ठीक है। तो क्रेडिटर जो ले रहा है, तो लेने वाले के लिए भाई मेरे जो होती है जाकर महंगाई जो होती है वो अच्छी होती है, इसके लिए अच्छी हुई। आपसे पूछा है सब परेशानी किसको होगी, तो देखो डेटर जो होता है, अब डेटर भी भाई मेरे क्या होता है? देनदार, यानी कि उधार लेने वाला। तो भाई मेरे इसको भी परेशानी, इसके लिए भी महंगाई भाई मेरे क्या है? अच्छी है। फिर सौदागर होते हैं यानी कि मर्चेंट जो होते हैं जाकर, इनके लिए भी गुड होती है, अच्छी होती है। फिर गवर्नमेंट पेंशनर को महंगाई जो होगी जाकर भाई मेरे ये होगी इनके लिए बुरी। किसके लिए बुरी होगी? गवर्नमेंट पेंशनर को। आई होप आपको इतनी बात समझ में। आप यहाँ पर पता है गवर्नमेंट पेंशनर को कहाँ से होगी? गवर्नमेंट पेंशनर को रहने दो, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन इनमें से ये होना चाहिए। रुक जाओ, इसको आप ज़्यादा बेटर लगाएंगे क्रेडिटर को। किसको लगाएंगे? क्रेडिटर को, ठीक है। ना ही पेंशनर को, ना ही डेटर को, ना ही मर्चेंट को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रेडिटर जो होता है इसको महंगाई सबसे अधिक प्रॉब्लम करती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बिहार पुलिस में प्रीलिम में पूछा गया है, बिहार पुलिस में, ठीक है। कि महंगाई का कारण है, महंगाई का कारण होता है कि जब मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, यानी कि मनी सप्लाई में वृद्धि हो जाए। तो मनी सप्लाई भाई मेरे लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात पैसे के लोगों के पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है महंगाई अपने आप ही यानी कि चीज़ों की कीमतें गिर जाएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने बोला भी है, कई बार बोला है कि जो प्राइस और परचेसिंग पावर में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है? When both unemployment and inflation increases the situation is termed as। अब देखो जो CPO में 2003 में पूछा गया सवाल है कि जब महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े, तब भाई मेरे इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को हम बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। मैंने बोला था कि स्टैगफ्लेशन जो होती है जाकर जब भाई मेरे महंगाई भी बढ़े और इन्फ्लेशन भी बढ़े, उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा एक फैक्टर है यानी कारक है जो कंट्रीब्यूट टू एन इन्फ्लेटरी ट्रेंड? कौन सा इनमें से एक कारक है जो योगदान देता है महंगाई को ट्रेंड करने में? देखो चलो पढ़ते हैं सवाल को।
मैंने कहा 10% इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई में 10% की वृद्धि होने से, ठीक है देखते हैं। 15% इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, आपको पहले ये पता होना चाहिए सप्लाई बढ़ने से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए। अगला बोला क्या है, यानी कि सप्लाई मनी में भाई मेरे वृद्धि होने से महंगाई में 15% की वृद्धि होगी। 15% डिक्रीजेस इन सप्लाई, देखो इससे कोई यानी कि कम होने से भाई मेरे कुछ नहीं होता, यानी ना ही यहाँ पर भी होगा कि भाई मेरे सामान की कीमतों में वृद्धि होने से, ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तो महंगाई कम कम हो जाएगी ना। मैंने बोला है प्राइस और परचेसिंग पावर में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि मनी सप्लाई जब मार्केट में 15% तक बढ़ेगी, ठीक है ना, 10% से ज़्यादा है, अगर 10 के बजाय यहाँ पर 25 होता तो मैं ऑप्शन ए लगाता। बात समझ में आ रही है? तो 15% जब सप्लाई मार्केट में जब सप्लाई ऑफ मनी जो होगी जाकर बढ़ेगी, तो महंगाई जो होगी जाकर भाई मेरे वो क्या होगी, उसका ज़्यादा योगदान हो जाएगा, राइट। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन बी करेक्ट था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड टेम्पररी, तो यानी कि महंगाई जो है कैसे चेक की जाती है, टेम्पररी मतलब होती है जाकर स्थायी रूप से, यानी कि कैसे इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे जब आप यहाँ पर लगाएंगे ज़्यादा बेटर है, टेम्पररी चेक करने के लिए आप टैक्स में क्या कर दें, कम, टैक्स में कटौती को देखकर, टैक्स में कमी को देखकर हम क्या कर सकते हैं, महंगाई को टेम्पररी चेक कर सकते हैं। बात पल्ले पड़ रही है? मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। When high inflation and low economic growth occurred in period, the period is termed as, मतलब यहाँ पर वही बात हो गई कि कई बार सवाल है और तुम्हें आता नहीं है, ठीक है ना, कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन आर्थिक ग्रोथ क्या हो रही है जाकर भाई मेरे कम हो रही है, तो मतलब कि आर्थिक ग्रोथ का मतलब बेरोजगारी ज़्यादा, तो आप कहेंगे भाई मेरे सीधी सी बात है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन इसका पहला करेक्ट है और आरबी में 1992 में पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज एन इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की जो सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भाई मेरे महंगाई की मतलब होता है जाकर जब उत्पादन की कीमतों में उत्पादन में कमी होगी तब भी महंगाई होगी, प्राइस में वृद्धि होने से महंगाई तो भाई मेरे कम हो जाएगी, सॉरी प्राइस बढ़ने से, प्राइस मान लो बढ़ गया तो महंगाई भाई मेरे क्या हो जाएगी जाकर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट वहाँ पर ना हो यानी कि होर्डिंग ना होती हो, या फिर ब्लैक मार्केट की प्रेजेंस में। देखो अगर मुझे इसमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तो आप ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगाएंगे जब पैसे की जैसे जैसे किसी चीज़ में बढ़ेंगे तो उससे महंगाई जो होगी जाकर भाई मेरे वो भी बढ़ेगी, ठीक है, जो कि एक मुख्य विशेषता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा एक समूह है जो कि नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम महंगाई से, जो भाई मेरे नहीं बचता है? कौन सा इसमें से समूह है जो महंगाई से नहीं बचता है, बाकी सभी झेल जाते हैं, ठीक है। विच ग्रुप्स आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, जो कि ये सवाल रेलवे 1992 में पूछा गया है, तो आप कहेंगे जो इनमें से महंगाई से नहीं बच पाता है वो है एग्रीकल्चर फार्मर्स, एग्रीकल्चर फार्मर्स, ठीक है। यानी ऑप्शन 20 का भाई एग्रीकल्चर किसान को कभी महंगाई से नहीं उसको राहत मिलती, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट कट्स द वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि जब केंद्रीय सरकार क्या करती है, करेंसी की वैल्यू में कमी कर देती है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, यानी कि मतलब होता है यहाँ पर, मतलब देखो आप पता समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, ज़्यादा नहीं, कि आपसे पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी डोमेस्टिक यानी कि घरेलू करेंसी से आती है, फिर तुलना किससे की गई, विदेशी एक्सचेंज रेट से। तो जब भी आपको मैं बता चुका हूँ
कि जब डोमेस्टिक वैल्यू जो हो, डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू जो भाई मेरे विदेशी वैल्यू से यानी कि फॉरेन वैल्यू से कम हो, तो इसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ये आपको बस समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है जाकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है जाकर घरेलू आ गया, जहाँ हम रहते हैं। तुलना की जा रही है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट से यानी कि विदेशी से। अब इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे डिवैल्यूएशन, ठीक है, अवमूल्यन जिसको बोलते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये देखो फिर सवाल वही रिपीट हो गया। इन्फ्लेशन एंड स्टेगनेशन का जो संबंध होता है, दोनों का जो सम होता है वो स्टेगफ्लेशन से होता है, यानी कि बेरोजगारी भी बढ़े और महंगाई भी बढ़े, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति जनन मंदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वंस इन्फ्लेशन इज एन आउटकम ऑफ अ राइज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स द आउटकम। देखो मैंने बोला था यानी कि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि जो होती है जाकर, वो भाई मेरे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है। किस में आता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जो आता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स, या फिर बोल सकते हो सप्लाई फैक्टर में आता है, सप्लाई साइड फैक्टर में। बात पल्ले पड़ी, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैगफ्लेशन क्या है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया कि इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, बेरोजगारी के साथ महंगाई भी बढ़ती है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। द कंज्यूमर प्राइस हेल्प इन मेजरिंग द एक्सटेंट टू विच। तो भाई मेरे यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस जो क्या करते हैं, किस चीज़ में आपको मतलब कि मेज़र करने में सहायता करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम रिसिपिएंट्स एंड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग आय को, ठीक है ना, उनके बीच में उनके क्या बोलते हैं जाकर का वितरण को बोलते हैं जाकर, राइट, उनके वितरण को, यानी कि अलग अलग समय में आय के अलग अलग वितरण को बोलती है जाकर भाई मेरे कंज्यूमर प्राइस क्या करता है, उसमें सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द आइटम दैट हैज़ द मोस्ट वेट इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स। मैंने बोला था कि होल सेल प्राइस इंडेक्स में 697 गुड्स होते हैं, जिसमें से 564 केवल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, 117 प्राइमरी आर्टिकल में, और 16 जो आते हैं जाकर वो भाई मेरे आते हैं जाकर क्या बोलते हैं फ्यूल एंड पावर में। 16 किस में आते हैं? फ्यूल एंड पावर में, जहाँ से 564 में से सबसे अधिक इन्हीं का वेटेज है कितना है? 64%। इसका कितना वेटेज है? 23%। इसका वेटेज कितना है? आप कहेंगे 13%। बात पल्ले पड़ी, तो आप कहेंगे किसमें? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में। कई बार सवाल रिपीट हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है जो विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द राइज इन द प्राइस, यानी कि जो कीमतों में वृद्धि होने से भाई मेरे उसको कोई भी असर नहीं पड़ता है, कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। तो बिजनेस क्लास वाले को कभी भी भाई मेरे क्या होगा, इनमें से कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा महंगाई होने से। बात पल्ले पड़ी, यानी कीमतें बढ़ने से उस पर असर नहीं पड़ेगा बिजनेस क्लास वाले को। बाकी जिसको पेंशन मिल रही है उस पर असर पड़ेगा, कंज्यूमर को पड़ेगा, डेटर को मिलेगा, तीनों को पड़ेगा जाकर महंगाई बढ़ेगी, तो इनके लिए कैसी होती है? बैड होती है, बुरी होती है। बाकी बिजनेस क्लास वालों के लिए कभी भी नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित ऑब्जर्वर्स में से इज अडॉप्टेड टू डिडक्ट इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई में कटौती करने को के अनुकूल है उनके, तो भाई मेरे क्या है? कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के खर्चों में अगर कटौती कर दी जाए, गवर्नमेंट के खर्चों में कटौती कर दी जाती है तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी, यानी कि डिडक्शन होगी, कमी होगी। बात पल्ले पड़ी, गवर्नमेंट अगर खर्चे क्या करे, कम करने लगेगी तो उससे महंगाई भी कम होगी। बात पल्ले पड़ी, अगर ज़्यादा करेंगी, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो महंगाई भी ज़्यादा होगी। और ये आता किस में? ये आता है भाई मेरे डिमांड साइड फैक्टर में। मम्मी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैगफ्लेशन एजम्स ए सिचुएशन ऑफ, यानी कि स्टैगफ्लेशन भाई मेरे जो होती है जाकर एज्यूम मानी जाती है, किस स्थिति में मानी जाती है? जब रिसेशन भाई मेरे क्या हो, यानी कि रिसेशन के साथ साथ महंगाई भी बढ़े, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन।
या बोल सकते हो जाकर कि महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े, तो उसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ठीक है, यानी कि मंदी के साथ साथ आप महंगाई को बोलेंगे जाकर स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये भाई मेरे कहाँ पूछा गया है, अच्छा ये नहीं पूछा गया, कौन सा पद ऐसा है जिसमें अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति उच्च, देखो ये सवाल आप बता सकते हो, महंगाई भी ज़्यादा हो और बेरोजगारी भी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनरल बोलेंगे। ठीक है, आपको इसका आंसर कौन सा हो गया, चौथा। ठीक है, आसान था, इसमें क्या करना, इसमें बार बार कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए बेस्ट है, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है भाई मेरे, स्क्यूफ्लेशन को जानना बहुत जरूरी होता है। स्क्यूफ्लेशन भाई मेरे होता है जाकर कि कुछ सेक्टर में जब महंगाई होती है और किसी सेक्टर में महंगाई नहीं होती है। बात पहले पड़ी, स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि कुछ सेक्टर में महंगाई होगी लेकिन कुछ सेक्टर में महंगाई नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। यानी कि ए लॉन्ग रन प्राइस राइज इन एनी वन ग्रुप, यानी किसी एक समूह में कि बहुत लंबे समय तक कीमतें बढ़ी रहेंगी और किसी समय में किसी समूह में क्या बोलते हैं, कीमतें कम रहेंगी। ठीक है, यानी किसी किसी समय पर यानी महंगाई ज़्यादा, किसी किसी समय पर कम, तो आप बोलेंगे ए लॉन्ग रन प्राइस राइज इन एनी वन ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप में बहुत लंबे समय तक महंगाई बढ़ी बनी रहने को ही हम स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टैगफ्लेशन क्या है, यानी कि महंगाई क्या है, आपसे सॉरी स्टैगफ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति जनरल क्या है। इन्फ्लेशन के साथ डिप्रेशन को देखते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ मंदी को भी देखना ही हम बोलते हैं जाकर स्टैगफ्लेशन। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब फिलिप वक्र मैंने बोला था जाकर बेरोजगारी और इन्फ्लेशन में इन्वर्स रिलेशन को बताता है, तो आप कौन सा लगाएंगे, इनमें दो टिक लगे हुए हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में परस्पर प्रतिलोम यानी कि संबंध को दर्शाता है। अध अधोमुखी क्या बोला है, अधोमुखी ढलवा वक्र समानता केवल ये नहीं है, ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, उनमें जो होता है इन्वर्स रिलेशन दिखाई पड़ेगा फिलिप वक्र में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूट टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट, तो बेस इफेक्ट भाई मेरे आपसे पूछा जाकर क्या होता है, तो बेस इफेक्ट भाई मेरे वो होता है, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंस इन सप्लाई ड्यू टू फेलर ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के असफल होने के कारण जब सप्लाई में कमी होती है। ठीक है, यानी कि भाई मेरे उत्पादन कम हो रहा है, नहीं उत्पादन हुआ तो सप्लाई भी कमी होगी, सीधी सी बात है। तो ये क्या बेस इफेक्ट हुआ, देखते हैं और आगे। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड। एक्चुअल में मैं अगर बात कहूँ जाकर बेस इफेक्ट होता क्या है, मैं आपको एक साधारण भाषा में बोलूँ तो बेस इफेक्ट जब होता है जब चेंज इन इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू चेंज इन बेस ईयर, मतलब कि बेस ईयर यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि किसी साल से आप तुलना कर रहे थे, उसकी तुलना में जब कोई चेंज होता है अगले उसमें पूरे जिस साल से तुलना करते हैं तो उस चेंज को हम बोलते हैं जाकर बेस इफेक्ट। और तो इसमें भाई मेरे क्या मिलेगा, फिर इसमें देखते हैं। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेटेड ऑन द इन्फ्लेशन रेट। ज़्यादा बेटर ऑप्शन इसका सी है, क्योंकि जब आप पिछली वाली महंगाई से आप तुलना करेंगे, ठीक है, पिछले वाले प्रीवियस साल से, ठीक है, महंगाई को कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो वही बात पूछिए, तो बेस इफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेस इफेक्ट भाई मेरे वो होता है कि बेस इफेक्ट भाई मेरे वो होता है जब यदि यह मुद्रास्फीति की दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों को अब प्रभाव हो। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि जब महंगाई चेंज इन इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू चेंज इन बेस ईयर, जब बेस ईयर के परिवर्तन के कारण जब महंगाई में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं जाकर हम बेस इफेक्ट, यानी कि या आधार प्रभाव। ठीक है, यानी कि जब बेस ईयर के कारण जब महंगाई में चेंज देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं आधार प्रभाव। यहाँ तक आपके क्वेश्चन आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। तो आज की जो आपकी जो क्लास थी इन्फ्लेशन की वो समाप्त हुई। जितने भी मैंने मतलब क्वेश्चन टॉपिक क्या बोलते हैं
टॉपिक वाइज या फिर बोल सकते हो चैप्टर वाइज ढूंढे थे, वो सारे कंप्लीट हुए। आप क्लास को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इसमें क्वेश्चन जरूर 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 ही होगा और आपके क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और हम आपको मिलेंगे मनी सप्लाई में। किसमें? मनी सप्लाई में।